हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एक दो ज़रूरी बातें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। एग्जामोस्फेयर बीए ग्रेजुएशन के नाम से है ना। यहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाती है, कोई भी पीडीएफ हुई जो आपके काम की है या फिर आपकी प्लेलिस्ट या न्यू वीडियोस जब भी डलती हैं आपको यहाँ अपडेट मिलती है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप वो देख सकते हैं। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सॉरी। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपका वैक का सब्जेक्ट है। ओके, सो आप प्लीज इसको अच्छे से देख लें, कंप्लीट सिलेबस हो रखा है। दो हमारी सीरीज अभी पैरेलल चल रही हैं, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। मजे की बात यह है कि दोनों ही ऐसी सीरीज हैं। इवन हमारा जो कोर्स चल रहा है ना, मतलब अभी जो ये दो हमने कंप्लीट किया, इसके अलावा जो दो ऑनगोइंग है, ये चीज़ें सारी ऐसी हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। सो वो स्टूडेंट्स जो साथ साथ आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो बहुत ध्यान से पढ़ते हुए नोट बनाओ, बहुत काम आएंगी चीज़ें, है ना। इसके अलावा डीयू रेगुलर के स्टूडेंट हो गए, एनसी वेब के, इग्नू, डीयू एसओएल, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर के जो स्टूडेंट है, इग्नू से बाहर के मतलब दिल्ली की जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी हैं, उसके अलावा जो अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी हैं, वो स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं। बस आप अपना एक बार सिलेबस मैच कर लें, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, है ना। सो आप भी इसको फॉलो अप कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, है ना, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। टारगेट है हमारा 5000 का, इतना तो मैं भरोसा रखती हूँ मेरे स्टूडेंट्स पे कि हम बहुत जल्दी अपना टारगेट अचीव करेंगे। ठीक है, शेयर कर देना अपने जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं, तो सबकी हेल्प हो जाए ताकि, है ना, क्योंकि बहुत बच्चे सफ़र करते हैं। सो प्लीज़ डू शेयर दिस। इसके अलावा इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का आज हम थर्ड यूनिट का बेसिकली सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। सो थर्ड यूनिट हमारी चल रही थी इंडिया एंड द नेबरहुड, इश्यूज एंड चैलेंजेस। भारत और उसके पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं जो हम आपस में फेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंड पार्ट में। सो आज हम देखेंगे माइग्रेशन का जो इशू होता है आपका। इसके अलावा आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी का इशू देखेंगे। ठीक है, इशू इन द सेंस कि ये जो पॉलिसी है ये पहले कैसी थी, पहले इसको लुक ईस्ट बोला जाता था, उसके बाद ये किस तरीके से एक्ट ईस्ट में मॉडिफाई हुई या फिर इसका चेंज हुआ और किसके टाइम पे कैसे कैसे हुआ, वो सब आप जानोगे। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है। यूपीएससी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस लीडर ने इम्प्लीमेंट की है। सो आपको पता होना चाहिए कि ये मोदी के टाइम पे इम्प्लीमेंट हुई है, मतलब उन्होंने इसका नाम चेंज किया, और इससे पहले थी लुक ईस्ट। तो कौन से लीडर थे, तो आपको लीडर्स के नाम लिखे होंगे, सो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लीडर हैं। वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर किसी को पता है तो आप भी वीडियो रोक के लुक ईस्ट पॉलिसी किस लीडर के टाइम पे थी, आप वो नाम मेंशन करेंगे कमेंट्स में। आई विल वेट फॉर दैट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। माइग्रेशन एंड रेफ्यूजी क्राइसिस। देखो, प्रवासन और शरणार्थी संकट, एक छोटी सी बेसिक बात जो हम सबको पता होनी चाहिए। सो जो मेरे आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, कॉमर्स वाले हैं एंड साइंस वाले हैं, देखो आप सब एक चीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे कि जिस तरीके से हमारे बॉर्डर टच हैं एक दूसरे के साथ, है ना। हम ये बात समझते हैं कि हमारे नेबरहुड के साथ अच्छे रिलेशन भी हैं और थोड़े से डिस्टर्ब भी चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। ये बात भी सही है कि अगर कहीं पर कोई इशू होता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है, तो इंसान अपनी जान बचा के भागेगा सबसे पहले, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप ये देखोगे, मैं म्यांमार का एक एग्जांपल दूंगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अनअवेयर हैं। मुझे पता है तुम जितने भी सुन रहे हो ना, उनमें से मतलब मैं शायद 15 to 20% का भी डेटा चलो लेके चल लेती हूँ कि शायद 20% को ही पता होगा, अदरवाइज उनको भी नहीं पता होगा। तो मैं कहूँगी एक बार ही ज़रूर से उस इशू को देखो, आपको समझ में आएगा चीज़ें कैसे कैसे क्या होती हैं, राइट। कि किस तरीके से म्यांमार का इशू था, वहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स थे, उनको रातों रात बोल दिया गया कि आप यहाँ के सिटीजन नहीं हो, तो वो कैसे अपनी जान बचा के भागे हैं वहाँ से, राइट। तो आसपास की जो कंट्री है भाई, जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं अपनी जान बचा के, तो आसपास ही पहुँचेगा ना इंसान। तो बांग्लादेश आए, इंडिया आए, तो यहाँ इस तरीके से लोग मतलब अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से लोगों ने अपनी शरण वगैरह लेनी शुरू की, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक बात और जानो, देखो ये बात हकीकत है कि हम ये माइग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, रेफ्यूजी क्राइसिस पढ़ रहे हैं, यार ये सारी प्रॉब्लम होती कब है, कोई खुशी से नहीं करता। किसको अच्छा लगता है अपना घर या अपनी जगह छोड़ना, कोई ना कोई रीज़न रहता है। तो कैसे कैसे क्या होता है ना, वो सारा आप इसमें जानोगे। सो एंड तक बने रहना और साथ साथ नोट मेकिंग कर लेना, बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं चीज़ें। ओके, सो माइग्रेशन की अगर बात करें तो ये वर्ड है जो माइग्रेशन का मतलब समझ रहे हो, मूवमेंट ऑफ पीपल।
ठीक है, टू अ न्यू कंट्री या न्यू एरिया यूजुअली टू फाइंड वर्क और बेटर लिविंग कंडीशन। सबसे बड़ी बात, रेफ्यूजी एंड माइग्रेशन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो प्लीज इनको एक साथ एक समझ के यूज नहीं करेंगे हम। दोनों एक अलग बात है, प्रवासन अलग है, शरणार्थी अलग है। शरण आप जब लेते हो जब आपको अपनी जान की, बिल्कुल ऐसे होती है ना, जान की बाजी लगी हुई होती है, तो जान बचाने के लिए बिल्कुल ऐसे मतलब जंग में हो आप, बिल्कुल ही मरण वाली स्थिति हो जाए, है ना, जीने मरने वाली परिस्थिति, तो आप भागते हो और आप कहीं जाके शरण लेते हो। सो वो रेफ्यूजी है आपका। माइग्रेशन में क्या होता है, जब आप मूवमेंट करते हो, ठीक है। सो माइग्रेशन टर्म ही इसीलिए यूज की जा रही है कि जब आप मूवमेंट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, और कर क्यों रहे हो, अपने लाइवलीहुड के लिए, बेटर लिविंग के लिए, कि आपको अच्छी कंडीशन मिल जाए रहने के लिए, आपको अच्छा काम मिल जाए। सो इसलिए आप माइग्रेशन करते हो, ठीक है। और जो लोग करते हैं उसको माइग्रेंट्स बोल देते हैं, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए हमें, थोड़ी सी टर्म्स मिलती जुलती लगती है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। इसके अलावा आप नया आमदनी के बेहतर स्थिति, काम करने की बेहतर स्थिति को ढूंढने के लिए क्या करते हो, माइग्रेट करते हो, राइट। सो माइग्रेशन हैज बीन एन एंशियंट फिनोमेना एंड इट कैन बी बोथ वॉलंटियरली एंड फोर्स्ड। देखो एक बात और है, ये माइग्रेशन जो है, प्रवासन जो है, प्राचीन घटनाएं बहुत पुराने टाइम से चल रही है, ठीक है। पर ये दो तरीके से होती है, वॉलंटियरली भी होती है और फोर्स्ड भी होती है, मतलब स्वयं अपनी इच्छा से भी और मजबूरी भी, कि आप मजबूरी में भी जा सकते हो और आप अपनी इच्छा से भी जा सकते हो। पीपल कैन इधर मूव वॉलंटियर टू सम अदर कंट्री इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी। लोग क्यों जाते हैं भाई, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, अगर लोग इंडिया छोड़कर किसी बाहर की कंट्री जा रहे हैं, सो क्या रीजन होगा, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी तभी तो जा रहे होंगे ना यार। मतलब एक बात बताओ, अगर इंडिया में रहते हुए मुझे 1 लाख का पैकेज मिल रहा है, ठीक है, सो और यही पैकेज मुझे बाहर भी इतने का ही पड़ रहा है 1 लाख का, ठीक है, या फिर 1,10,000 का मान लो या 15,000 का मान लो, तो क्या ये सच में वर्थ इट होगा, नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो मैं कब जाऊंगी, बाहर कब जाने की बात होगी, जब आप बाहर जाओगे, तो दैट मीन्स कि आपका ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत ह्यूज होगा, तब आप इतना बड़ा रिस्क लोगे, समझ रहे हो। सो ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए हमें कि हम क्यों और किस परिस्थिति में हम करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटर अपॉर्चुनिटी, ये वर्ड ना ध्यान रख लो, इसको अपने नोट्स में लिख लो कीवर्ड की तरह, ओके। सो आप बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हो। इसके अलावा माइग्रेशन इज फोर्सफुली एंड द मेजर रीजन बिहाइंड द ह्यूज स्केल माइग्रेशन आर ऑफन टू एस्केप पॉवर्टी, वायलेंस एंड वॉर और टू अवॉइड पॉलिटिकल जेनोसाइड एंड ह्यूमन राइट अब्यूज। देखो एक बात ये भी, अगर आप इसको मतलब ये कहो ना कि फोर्स वाली कंडीशन में कब होता है माइग्रेशन, ठीक है, जब लोगों को लगे भाई बहुत ही ज्यादा गरीबी है यहाँ पे, या फिर यहाँ पर अत्याचार बहुत होता है, बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, हमेशा वॉर की परिस्थिति बनी रहती है, कि जब मतलब कभी भी ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि वॉर हो जाएगा, एकदम से कुछ भी हो जाता है ना, या फिर पॉलिटिकल जेनोसाइड बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब नरसंहार जो होता है ना, कि एकदम से भीड़ के ऊपर अटैक हो जाना, मतलब ये सारी चीजें। इसके अलावा आप ये देखोगे ह्यूमन राइट अब्यूज, कि जो आपकी बेसिक नीड है ना, वो भी पूरी नहीं हो पा रही। सो क्या फायदा फिर ऐसी जगह रहकर, तो आप कुछ अच्छा तलाशोगे अपने रहने के लिए। सो वो माइग्रेशन की परिस्थिति में है। इसके अलावा यूनेस्को, आपने यूनेस्को का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ठीक है। सो इसने माइग्रेशन के टाइप्स बताए हैं कि कई टाइप होते हैं, जैसे हम इसमें 6 टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से टाइप हैं बेसिकली। सो टेम्पररी लेबर, माइग्रेंट्स और गेस्ट वर्कर और ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, ठीक है। एक होता है जो टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, या फिर मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका कि आप पर्टिकुलर 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए होंगे, ठीक है, सो लिमिटेड टाइम। एक होता है हाईली स्किल्ड एंड बिजनेस माइग्रेंट्स, कहने का मतलब क्या है, जिनके पास बहुत अच्छी स्किल है, सो वो उस स्किल का यूज करते हैं बाहर जाकर अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में, ठीक है। इररेगुलर माइग्रेंट्स और अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल माइग्रेंट्स, कहने का मतलब ये एक लीगल तरीके से होता है, प्रॉपर परमिशन के साथ, एक साफ चैनल, मतलब एग्जैक्ट चैनल प्रोसेस आप यूज करके जा रहे होते हो। और एक होता है इलीगल तरीके से, झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के, मतलब इन सब तरीके से जाते हो, ठीक है। सो ये एक इसका एक आप एग्जांपल ना, जैसे आज आप लोग मूवी बहुत देखते हो, राइट, मतलब देखते ही होंगे, बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो नहीं देखते होंगे। अगर नहीं भी देखते होंगे तो आप ये चीज समझो, जैसे अभी एक मूवी आई थी डंकी करके, है ना, उसमें था कि किस तरीके से वो इलीगली एंटर होते हैं दूसरी कंट्री में। सो झूठे झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। सो मतलब ये भी तरीके होते हैं। फोर्स माइग्रेंट्स, आपको पता है फोर्सफुली, जब आपको लगे कि मतलब इनडायरेक्टली आपको फोर्स किया गया, जैसे हमने भी पीछे कंडीशंस पढ़ी कि क्या क्या आपके कंपोनेंट्स होते हैं फोर्स में। सो ये वो वाले तरीके हुए, ठीक है। इसके अलावा मतलब एक चीज और है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो आप ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, जो आपको लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा। सो ये फोर्स वाले में आ जाते हैं। फैमिली रीयूनिफिकेशन माइग्रेंट्स, कहने का मतलब ये कि जब आपको पता लगे कि आपकी फैमिली मतलब उधर है, मतलब
कोई भी जैसे एक लाइन ड्रॉ कर लो, बॉर्डर ड्रॉ कर लो, अगर इस पार फैमिली है तो भी लोग मतलब लोगों को लगता है कि ठीक है अब हम मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ शिफ्ट कर जाओगे, माइग्रेट कर जाओगे, सो दैट कि आपका फैमिली का रीयूनिफिकेशन हो जाएगा और आप वहीं पर ही सेटल डाउन हो जाओगे। रिटर्न ऑफ माइग्रेट्स कहने का मतलब क्या है कि जब आप रिटर्न वाली परिस्थिति में, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलरली वहां जाके बस गए या जो भी, आप वापस भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें जो आप डिफरेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन में एक दो चीजें यहां से भी देख के यू कैन ऐड इन योर पॉइंट। नॉर्मल माइग्रेशन की बात करें सो मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये अभी यहाँ है, ठीक है, उसके बाद ये शिफ्ट होके कहाँ चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप नेक्स्ट देखो, फोर्स माइग्रेशन, वही जब आपको इनटॉलरेबल सर्कमस्टांसेस हो, ठीक है, या फिर जेन्युइन फियर हो, लाइफ थ्रेट की बात आ जाए तो। इंटरनेशनल माइग्रेशन वही वाली बात है जब आप नेशनल फ्रंटियर फॉर अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर, मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस नेशनल फ्रंटियर्स, कहने का मतलब ये है कि कम से कम 1 साल तक आपने वो चीज सफर किया होगा। सो आप मतलब एक होता है ना नेशनल फ्रंटियर, आप जब बिल्कुल लाइन पे खड़े होके वो सारी चीजें सफर कर रहे हो, सो ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। रूरल अर्बन, इसमें क्या है आपका कि जब मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्री साइड एंड द सिटी, रूरल अर्बन इन LEDCs एंड अर्बन रूरल इन MEDCs, कहने का मतलब क्या है इसमें, ये जो LEDCs का मतलब क्या है ना, LEDC में आप ये देखोगे जो लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, ठीक है, और MEDC कहाँ यूज किया गया है, जहां पर मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, ठीक है। सो ये उनकी बात हो रही है कि जब आप इस तरीके से वहां ट्रांसफर करते हो या फिर माइग्रेट करते हो, ठीक है, वॉलंटियरली आपने अपनी मर्जी से किया, इकोनॉमिकल रीजन है, ठीक है, टेम्पररी में आपको पता है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं रहना, मतलब आप कोई नई लोकेशन आप ढूंढते रहोगे, ठीक है। डज नॉट इंटेंड टू रिमेन इन देयर न्यू लोकेशन परमानेंटली, मतलब आप जिस भी लोकेशन पे जा रहे हो परमानेंटली शिफ्ट नहीं हो रहे हो। परमानेंट में क्या होता है, जब आपको पता है कि मुझे अब वापस ही नहीं आना अपनी कंट्री में, अब मुझे परमानेंटली वहीं शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। इंटरनल में क्या होता है कि जब आप अपनी ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हो, जैसे अपन स्टेट बाय स्टेट भी माइग्रेट करते हैं ना, कि अभी आप दिल्ली में रह रहे हो, अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप राजस्थान शिफ्ट हो जाओगे, आप हरियाणा, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारी जगहों पर लोग शिफ्ट हो जाते हैं। सो ये उस कॉन्टेक्स्ट में चाहे तो ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, काफी यूजफुल है, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट आपका ये हिंदी में है, वही अस्थायी श्रमिक, अतिथि श्रमिक, विदेशी अनुबंध श्रमिक या अत्यधिक कुशल, ठीक है, अवैध प्रवासी, मजबूर प्रवासी परिवार के पुनर्मिलन, है ना, वापस से रीयूनिफिकेशन, प्रवासी प्रवासियों की वापसी की जब वापस आने वाली बात हो। सो ये हिंदी में था। इसके अलावा माइग्रेशन एंड इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन वन फैक्टर। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग ये वाली सीरीज कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो सो आपने वाली चीज देखी होगी कि हमने ये भी देखा था नॉर्थ ईस्ट वाले में कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की जो कंट्री है उनको कितना सफर करना पड़ता है, या फिर उनको, ये बात हमें सबको पता है, अगर देखो आर्ट्स वाले स्टूडेंट पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ जो हमारे कॉमर्स और साइंस के बैकग्राउंड के लोग हैं, कि जो आपका मैप है ना इंडिया का, आप उसमें देखोगे ना कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है ना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ NE, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है भाई, सिर्फ 22 किलोमीटर की आपकी वो है पट्टी जो आपको कनेक्ट कर रही है इंडिया से मेजरली, ठीक है। सो इस चीज का थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता है 22 किलोमीटर की सिर्फ जुड़ाव है आपका मेन इंडिया से। सो मेजर बात यही है कि कितनी प्रॉब्लम होती है, मतलब इन लोगों को बहुत कटा हुआ फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ का पार्ट नहीं है। आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखोगे या आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कितने लोग तो ऐसे पूछ लेते हैं जो नॉर्मल इंडिया से लोग जाते हैं कि मतलब आप क्या इंडिया से आए हो, मतलब ऐसी वाली मेंटेलिटी भी है कहीं कहीं एरिया में जहां उन लोगों को इतना कटा हुआ फील होता है। मतलब आज के टाइम पे चीज नहीं है पर पहले के टाइम पे बहुत थी कि उनको इंडिया का पार्ट ही नहीं लगता था कि वो इंडिया का पार्ट है। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम कि वहां पर इलीगल तरीके से बांग्लादेश से बहुत सारे आपके रेफ्यूजीज आ जाते थे या फिर माइग्रेट्स आ जाते थे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सो वो सारे रिसोर्सेज भी वो लोग यूज कर रहे हैं, तो इन्होंने काफी मूवमेंट्स चलाए, बहुत सारा स्ट्रगल रहा है, ठीक है। सो यही बात बता रखी है यहाँ पर भी कि नॉर्थ ईस्ट में भी मेजर फैक्टर है माइग्रेशन का और इंसर्जेंसी का, इसीलिए लोग इंसर्जेंसी करते हैं, वहां मूवमेंट्स चलाते हैं, विद्रोह करते हैं, है ना। सो ये उसका एक मेन रीजन है। इसके अलावा एक बहुत सिग्निफिकेंट एविडेंस है क्या, टेस्टिफाई टू द वॉलेटाइल प्री कंडीशन विच एग्जिस्टेड प्रायर टू द एक्चुअल आर्म्ड आउटब्रेक। ये वो वाली बात है कि जो एक्चुअली जो चीजें हो रही है ना, मतलब आर्म्ड आउटब्रेक हो रहा है या फिर जो भी सिचुएशन है, मेन रीजन यही है यार कि उन लोगों को इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो जा रही है, क्योंकि वहां आके लोग बसने लग जाते हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी पहले लिमिटेड वो भी उन लोगों ने हत्या ली, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।
सो ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रूट कॉज क्या है प्रेजेंट सिचुएशन में, आप देखोगे बहुत सारे एरिया में पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक रियल्म है, मतलब कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में ये सिचुएशन पाई जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो बहुत ज्यादा फेस कर रहा है इननंबरेबल प्रॉब्लम, मतलब अनगिनत प्रॉब्लम है अगर आप काउंट करने बैठोगे, और जिसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है ना वो क्या है, इमिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब ये कि जिस तरीके से रीजन जो समस्या है ना वो सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है, कि लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब बाहर से कोई लोग रह के, एक बात बताओ यार, ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पर अभी नॉर्थ ईस्ट वाले लोग रह रहे हैं, मतलब हम नॉर्थ ईस्ट को, पूरे इलाके को छोटे छोटे नाम बांट के मतलब नॉर्थ ईस्ट करके समझते हैं, राइट। एक बात बताओ, अभी ये लोग यहाँ रह रहे हैं, अब यहाँ से बाहर से लोग आना शुरू कर दें, रहना शुरू कर दें, सो पता है सिचुएशन कभी कभी ऐसी भी बनी है कि आप अपने ही घर में माइनॉरिटी हो गए, मतलब आपकी संख्या इतनी कम हो गई और बाहर से आके बसने वालों की इतनी ज्यादा हो गई कि आपको अपने ही घर में पराया वाला फील हो रहा है कि यार मैं अपने ही घर में हूँ कि दूसरे घर में हूँ, क्योंकि दूसरे लोग इतने ज्यादा आ गए, मतलब ऐसी परिस्थिति, तो समझ रहे हो कितनी दिक्कत है। इसके अलावा इमिग्रेशन को डिफाइन किया गया है कि ये एक, कहते हैं ना कि दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री से आते हैं और यहाँ आकर रेसिडेंस बना लेते हैं अपना, मतलब यहीं आके निवास करने लग जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम यही होती है। एक होता है आपके घर कोई रिश्तेदार आया लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो वी आर ओके, ठीक है, बट वो आके बस ही जाए और जाने का ही नाम ना ले, वो कहे नहीं जी अब तो ये मेरा ही घर है, मैं यहीं रहूंगा, तो यार ये तो तकलीफ की बात है ना। सो ये वाली बात है। इसके अलावा इन एक्चुअल प्रैक्टिस बिसाइड्स रेसिडेंस लैंड इज टेकन अप व्हेन इमिग्रेशन टेक प्लेस इन मिलियंस, इट क्रिएट अ सीरियस इम्बैलेंस। देखो वही वाली बात हो गई, मैं वही बता रही हूँ ना आपको कि देखो पहली बात तो ये कि अगर 2-4 नंबर हो तब तो चलो ठीक है, डाइजेस्ट कर भी ले इंसान, पर अगर मिलियंस में ये चीजें हो रही है ना तो भाई साहब ये बहुत सीरियस थ्रेट है, बहुत बुरे तरीके से जो हमारा डिसबैलेंस होता है ना वो क्रिएट होता है बहुत बुरे तरीके से, ठीक है। तो असंतुलन पैदा होता है जबरदस्त, और हर तरीके से देखो, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, सोशल, डेमोग्राफी, बिटवीन द इंडिजीनियस पीपल ऑन दी अदर हैंड, आप देखोगे इमिग्रेंट्स ऑन द अदर, राइट। मतलब ये वो वाली बात हो गई, आप इंडिया का पार्ट हो, आप इंडिया में रह रहे हो, बाहर से ये सारे माइग्रेंट्स आए यहाँ रहने के लिए, अब ये जब यहाँ आके रह रहे हैं इंडिया के अंदर, तो भाई वो इकोनॉमिकली भी सारी चीज, यार सारे रिसोर्स यूज करेगा आदमी, रहेगा तो काम भी करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी चली गई, ठीक है। पॉलिटिकल और सोशल आप देखोगे वो सारा इन्फ्लुएंस चला जाएगा, डेमोग्राफी वाला सिस्टम कि वो पूरा रहने के लिए जगह, रेसिडेंस अपना क्रिएट करेगा, तो कितना ज्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट, मतलब डिसबैलेंस हो जाएंगी चीजें, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। सो एक तरफ इंडिया वाले लोग सफर करेंगे और एक तरफ वो इमिग्रेंट्स अपनी जगह बनाएंगे, सो ये मेजर बात है। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में आप देखोगे देयर आर मैनी डेफिनेशन ऑफ रेलिवेंट टर्म, बहुत सारी ना ऐसी रेलिवेंट टर्म, मतलब समकालीन साहित्य में आप देखोगे कुछ कुछ ऐसे प्रासंगिक शब्द हैं, टर्म हैं जिनको आप यूज करते हो। इंसर्जेंसी, जब विद्रोह कर देते, रेवोल्यूशन हो गया है ना, जब क्रांति वाली बात हो गई। गुरिल्ला वॉरफेयर, ये आपने पढ़ा होगा, गुरिल्ला युद्ध, मतलब इसको समटाइम ना हम छापा मार युद्ध भी कह देते हैं कि छुप कर वॉर करने वाली, ठीक है। टेररिज्म हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, पता है कई बार तो वहां ऐसा स्वतंत्रता संग्राम वाली चीजें भी आ जाती हैं कि भाई हमें बिल्कुल फ्री कर दो, मतलब बहुत परेशान होकर, इरिटेट होकर बिल्कुल सेपरेशन की डिमांड भी कर देते हैं समटाइम्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं। कुछ ऑथर इन टर्म्स को मतलब प्रिसाइजली गलत तरीके से भी मतलब यूज कर लेते हैं, जो कि गलत है, मतलब इसको इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, ठीक है, जबकि इंटरचेंज करने वाली बात नहीं है। हर टर्म की अलग अलग क्या है, अलग अलग क्या क्या कहते हैं उसको, मतलब अलग अलग बात है ना, हर टर्म की अलग अलग वैल्यू है। सो इनको आप ऐसे यूज नहीं कर सकते इंटरचेंज करके, ठीक है। इंसर्जेंसी का मतलब अलग है यार, रेवोल्यूशन का मतलब अलग है, क्रांति करना और विद्रोह करने में भाई साहब बहुत अंतर है, ठीक है। सो ये चीज समझने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू विलियम जे ल्यूकास, ये थिंकर का नाम है, आप चाहो तो ऐड करना अपने आंसर में, अच्छी क्वालिटी बनेगी। वो कहते हैं एन इंसर्जेंसी इज एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, ये ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट होता है जो इंसर्जेंसी होता है। इसका एम होता है कि भाई साहब आप ओवर थ्रो करोगे ऑफ अ लीगल कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट थ्रू द यूज ऑफ सबवर्जन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। कहने का मतलब क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या है कि तोड़फोड़ करेंगे, झिक्के, ठीक है, सशस्त्र संघर्ष करेंगे, मतलब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, अपने आर्म जो आपके जितने भी वेपन्स वगैरह होते हैं उनके साथ क्या करेंगे, जो भी कानूनी सरकार है, लीगल जो आपकी गवर्नमेंट है, उसको उखाड़ फेंकने का इनका इरादा होता है इंसर्जेंसी में, ठीक है। जबकि रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता, रेवोल्यूशन का मतलब आप क्रांति कर रहे होते हो, ठीक है। सो ये चीजें थोड़ी सी अलग अलग है। इसके अलावा बहुत सारे वैलिड रीजन है जहां आप देखोगे लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेशन हैपनिंग टू इंडिया एंड क्रिएटिंग चैलेंजेस टू डेमोग्राफी, कंपोजिशन, इकोनॉमिक, लाइवलीहुड एंड इंटरनल सिक्योरिटी। देखो रीजन बहुत सारे होते हैं माइग्रेशन के, कि क्यों कोई आपके यहाँ माइग्रेट कर रहा है, क्यों कोई पलायन कर रहा है,
ये वाली बात भी सही है कि हमारे यहाँ पर जब कोई आता है बाहर से, ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या कोई भी किसी कंट्री में भी जाएगा यार, प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। वो वाली बात है। अगर आप अपने घर पे लगा के देखो, ये आपका घर है, ठीक है, आप इस घर में अभी मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 पर्सन रह रहे हो, ठीक है, हम 5 जने रह रहे हैं इस फैमिली में, ठीक है। अब मान लो कि कोई आपके घर आके 5 जने और रह लें, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो चलो कुछ दिन के लिए कोई रहेगा तो अपन एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यही ये नंबर 5 से 50 हो जाए, भाई साहब हम 5 रह रहे हैं इसमें, ठीक है, अपना एडजस्ट करके जैसे भी करके 5 और आ गए 10 तो यही होगा भाई। अगर आप 50 ले आओगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे, बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। सो बहुत सारे ना चैलेंजेस आते हैं इकोनॉमिकली भी, क्योंकि आपकी जॉब। अब एक और बात भी है यार, सीधी सी बात है, कोई आपके घर आएगा तो वो रहेगा भी, जब वो रहेगा तो आप तो उसको कमा के खिलाओगे नहीं, आप उसको बोलोगे आप भी मेहनत करो और उस हिसाब से करो अपना काम। सो बंदा जॉब ढूंढेगा। सो बहुत ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो मैं हमेशा समझाती हूँ ना आपको। पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, ठीक है, कल्चरल हो गया, सोशल हो गया, और इवन आप इसमें डेमोग्राफी वाला भी, क्योंकि आप यहाँ रेसिडेंस भी तो बनाओगे ना। सो डेमोग्राफिक वाला भी, ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो आपस में मिले जुले हैं, ठीक है, इंटरलिंक्ड हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। इंटरनल सिक्योरिटी की बात और आ जाती है ऊपर से, आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, उसके खतरे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हमें थोड़ी पता है माइग्रेशन के नाम पर सारे जरूरतमंद लोग ही हैं, क्या पता कुछ कुछ ऐसे लोग भी हों जो मतलब ऐसे गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, किसको पता है, राइट। सो ये चीजें हैं। इसके अलावा इंडिया जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, इंडिया की जो आप जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखोगे ना, आप उसमें देखोगे किस तरीके से रिलेटिवली बेटर वर्क कर रहे हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक पोजीशन। मतलब अगर हम अपने नेबरिंग स्टेट के कंपैरिजन में देखेंगे तो भाई साहब हम पहले ग्रेजुअली कर रहे थे, आज के टाइम पे तो अपन रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है अभी रिसेंटली इंडिया ने कितना आपका $4 ट्रिलियन, ये भाई बहुत बड़ी बात है ना, $4 ट्रिलियन आपका क्रॉस किया है। सो आप ये देख लो कितना रैपिडली आप ग्रो कर रहे हो अपने आसपास के नेबरिंग स्टेट के कंपैरिजन में, ठीक है। बाकी इसके अलावा दैट इज ट्रू कि हमारे यहाँ पे बैक्ड बाय इट्स liberal democratic rights based rule of law framework is better guarantee for the protection of individual liberties, ठीक है, for the people living in other state। ये वो वाली बात है कि हम अपने यहाँ पर वही हमारा पूरा लोकतांत्रिक ढांचा चलता है, हमारे यहाँ कानून का शासन चलता है ना, पूरा रूल ऑफ लॉ चलता है, जिसमें आप देखते हो कि आपके स्टेट में रहने वाले लोगों की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भी आप देखते हो और उनको बेटर लाइवलीहुड भी प्रोवाइड कराते हो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो मतलब ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ना, मतलब उनको ऐसा फील होता है कि भाई वो नेटिव कंट्री से भाग के आई हैं, या उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह रही है ना, जैसे आप देखोगे बहुत सारे वीक डेमोक्रेटिक स्टेट्स भी हैं। सो वो सब ना इंडिया की तरफ देखते हैं, उनको लगता है कि इंडिया में बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इकोनॉमिकली पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी वहां बहुत ज्यादा है। सो ये वाली बात हकीकत है कि इंडिया एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी है बहुत सारी कंट्रियों के लिए, और तभी जो हमारी नेबरिंग स्टेट है उनमें इंडिया एक बड़े भाई का रोल वाकई में ही अदा करता है। वो बात अलग है, इसको बहुत सारे थिंकर मिस इंटरप्रेट करते हैं, बट पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी ये आपके 6 फंडामेंटल राइट है, जिससे आपको पता लगेगा किस तरीके से हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ को हम डायरेक्टली फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका रेफ्यूजी इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, देखो कहाँ कहाँ से आते हैं, आसपास से ही तो आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि जो बहुत ज्यादा दूरी पे है वो तो नहीं आ पाएंगे। वो तो मतलब हर कोई कब करेगा एज अ रेफ्यूजी, जब कोई प्रॉब्लम होगी, जान की बाजी लगेगी, या कोई बहुत ही मतलब ऐसे मेजर बात होगी। सो आसपास ही तो आप मतलब जगह देखोगे ना, ऐसा थोड़ी है कि अफगानिस्तान वाला बंदा अमेरिका जाने की सोचेगा, मतलब वो सबसे पहले अपनी जान बचा के बिल्कुल पास की जगह घुसेगा। तो अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब शेल्टर ढूंढते हैं इंडिया में, ठीक है, और इनको मिला भी है देखा जाए तो, मतलब पूरा मतलब आश्रय मिला है ना इनको, ठीक है। अगर हम एक असेसमेंट बनाएं इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सो आप वहां देखोगे तो वहां सबसे ज्यादा मतलब ऐसा कहा जाता है कि वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। क्यों? क्योंकि लोकल पॉपुलेशन खुद की वहां उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको माइग्रेशन की मिल जाएगी, जो माइग्रेंट्स आए हैं। सो ये तभी तो वो लोग बिल्कुल बॉयकॉट कर देते हैं इस चीज को कि भाई ये गलत है, या फिर इस चीज को मतलब रोको, खत्म करो, ठीक है। इसके अलावा गिवन द लार्ज स्केल इन्फ्लुएंस ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, इट ऑल्सो बिकम डेट्रिमेंटल टू इंडियाज इंटरनेशनल एंड नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। भाई सबसे बड़ी बात है, चलो आप इंसानियत के नाम पर जो आपसे पॉसिबल मदद हो पाए आप कर दो, पर आप हमेशा तो अवेलेबल नहीं हो पाओगे यार। आपकी कंट्री में आपके भी तो लोग रह रहे हैं ना, उनके ही रहने का, उनके ही खाने पीने का इतनी मुश्किल से एडजस्ट हो पाता है, आप औरों का भार कैसे झेलोगे? ऊपर से इंटरनल और नेशनल सिक्योरिटी की भी तो बात आ जाती है। ऐसे ही मतलब जो आपके ऐसे लोग होते हैं ना जो असामाजिक तत्व होते हैं, या जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, जो वायलेंस में बहुत बिलीव करते हैं, तो भाई ऐसे लोग भी तो एंटर हो सकते हैं, ठीक है, इस नाम पे, तो वो तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सो मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा मैटर बनता है। इसके अलावा आप देखोगे बहुत सारी ऐसे मतलब ह्यूज प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगी जो इंडिया के लिए भी
थ्रेट बन रही है सोशो इकोनॉमिकली, बॉर्डर सिक्योरिटी के हिसाब से। जर्नल एनालाइज करोगे तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है आपका, डेमोग्राफिक स्टैटिक्स आप देखोगे ना फॉर बांग्लादेश के लिए एंड इंडिया इन लास्ट 4 सेंसेस में, मतलब जो लास्ट 4 आपकी वो हुई है, मतलब जो जनसांख्यिकी आंकड़े होते हैं आप उसमें देखोगे तो आपको सीधा सीधा दिखाई देता है कि ये जो नंबर काफी बड़ा है ना आपका, वो माइग्रेशन की वजह से भी हुआ है। और ये कहाँ से बहुत ज्यादा हुआ है? फ्रॉम बांग्लादेश, एक्सीड्स 15 मिलियन। मतलब आप देख लो बांग्लादेश से ही अकेले हमारे यहाँ जो पलायन हुआ है भाई साहब वो 15 मिलियन हुआ है। सो मतलब इट इज ह्यूज नंबर, समझ रहे हो। सो आप ये देख रहे हो कि इंडिया की स्थिति बहुत ही दिक्कत में आ जाती है इसकी वजह से। मोस्ट ऑफ देम हैज सेटल इन स्टेट अलोंग। अब एक बात और बताओ यार, अगर कोई आ रहा है बांग्लादेश से, अगर कोई आएगा, आप ये मैप देख रहे हो, ये बांग्लादेश का मैप है आपका, ठीक है, ये बांग्लादेश का मैप है। तो हमारे जो बिल्कुल टच वाले स्टेट है यार वहीं तो जाएंगे ना, मतलब जो लोग बिल्कुल टच हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में आ जाएंगे उठ के या फिर नीचे साउथ में चले जाएंगे, जाते हैं बहुत धीरे धीरे, पर सबसे पहले कहाँ जाएंगे? बिल्कुल जो टच में है ना, जो बिल्कुल आसपास है। सो बांग्लादेश हो गया, सब्सिक्वेंटली मूव्ड टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग रिमोट कॉर्नर, कॉजिंग अ बिग चैलेंज। कहने का मतलब ये है कि मतलब दूर दूर कोशिश तो करेंगे यहीं मेजरली की जो पास का स्टेट है वहां एंटर करने का, उसके बाद धीरे 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 फिर फैलते चले जाते हैं जगह जगह। सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ह्यूज इन्फ्लक्स है लार्ज नंबर का, मतलब वही जो हमने अभी देखा बांग्लादेश से जो आपके इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इलीगल तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना के रख रहे हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ मतलब सीवियर स्ट्रेस आ रहा है किस चीज का? ह्यूमन रिसोर्सेज का, इकोनॉमी का, नेशनल सिक्योरिटी का। मतलब आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा दाव पे लग रही है, अर्थव्यवस्था, मानव संसाधन, इन सब पर बहुत दबाव डल रहा है। इंडिजीनियस पीपल जो हैं उनको बहुत ज्यादा महसूस होता है ऐसा क्या कि उनके लिए मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और वो खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम ही कल को मार्जिनलाइज्ड ना हो जाएं। तभी तो नॉर्थ ईस्ट की वो परिस्थिति थी कि उनको खुद को मार्जिनलाइज्ड फील होने लग गया कि भाई ये बाहर से आके इतनी संख्या में आके इतने नंबर में आके यहाँ बस रहे हैं और हम अपने ही जगह पर मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। और ये वाली बात भी सही है, आप देखोगे सोशो पॉलिटिकल प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है क्योंकि माइग्रेशन की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस भी क्रिएट करती है। सो ये वाली बात है। इसके अलावा एडवर्सली इफेक्ट आप देखोगे देयर वे ऑफ लाइफ लेड टू शिमरिंग टेंशन बिटवीन द टू साइड। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों साइड ही तनाव पड़ता है फिर, क्योंकि यार अगर बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इलीगल तरीके से आपके क्या हो रहे हैं, मतलब इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो हमारे क्या उनसे अच्छे रिलेशन रहेंगे या फिर हमारे मन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना कि यार ये क्या चल रहा है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो। सो ये सारी चीजें। अनदर कंट्री ऐसी है जिसका बेस्ट एग्जांपल है म्यांमार, जो मैं आपको बता रही थी कि वहां पे भी मतलब रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत रहा है और इंडिया में ही लोग आए हैं शरण लेने के लिए। रोहिंग्यास जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहां की, ठीक है। रखाइन स्टेट है वहां का, जहां पर इन लोगों को क्या माना गया? इनको माना गया कि ये सेकेंड क्लास सिटीजन है म्यांमार के, मतलब इनको फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं माना गया। इनको वो सारी फैसिलिटीज या वो चीजें नहीं दी गई जो फर्स्ट क्लास सिटीजन को मिलती है, जो वाकई में मिलनी चाहिए। रातों रात इनको बोल दिया गया कि भाई आप यहाँ का पार्ट नहीं हो, एकदम से गोली बरसा दी गई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। आप विश्वास नहीं करोगे, आप सैटेलाइट इमेजेस को जाके देखना, मतलब 2 इमेज दिखेंगी। एक इमेज ऐसी है जहाँ पे घर बने हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। एक इमेज ऐसी है जो बिल्कुल प्लेन हो चुका है, मतलब सबको जला के राख, एकदम प्लेन सरफेस, ठीक है। मतलब यहाँ से इनका अस्तित्व भी खत्म हो गया, अब ये यहाँ का पार्ट नहीं। अब भाई लोग तो हैं, कहाँ जाएंगे? जान बचा के कहीं तो भागेगा ना इंसान, तो आसपास के स्टेट्स में भागते हैं। सो वही हुआ, इलीगल तरीके से मतलब माइग्रेंट्स हुए बांग्लादेश में और कुछ कुछ कहाँ हुए, इंडिया में भी हुए, ठीक है। सो ये वाली बात थी। और वही वाली बात है कि इनको सिटीजनशिप ना बांग्लादेश देगा ना इंडिया देगा, और वहां से भी इनको मना हो गई, तो सोचो अब इनकी लाइफ कैसी हो जाएगी, कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इंडिया में भी डोमेस्टिक पॉलिसी को बहुत ज्यादा हार्म होता है इन सारी चीजों से। सो ये आपका वो वाला मुद्दा था, कौन सा? माइग्रेंट्स का एंड रेफ्यूजी का। अब आओ मेन बात पे, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को थोड़ा सा पहले लेके चलो लुक ईस्ट पे, ठीक है। सो लुक ईस्ट क्या था? पहले पूर्व की ओर देखो कि हम पूर्व के जो हमारे देश हैं, ठीक है, हम ईस्ट वाले देश को देखते ही नहीं है, उनसे रिलेशन ही नहीं बनाने का सोचते। तो पहले बात हुई कि भाई उनकी तरफ भी देखो। फिर एक टाइम ऐसा आया कि खाली देखने से नहीं होगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। सो फिर एक्ट की बात आई कि भाई एक्शन भी लो। सो नेबरिंग स्टेट के साथ अपन रिलेशन क्रिएट करते हैं। कुछ बैकग्राउंड लेके चलो। सबसे पहले इंडिया हमेशा बिम्स्टेक है ना, बिम्स्टेक में ये सारी आपकी कंट्री आती हैं जो आप नीचे देख सकते हो, ठीक है। ये एक की लिंक बनाता है, एक अलाइनमेंट क्रिएट करता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, क्योंकि इनका क्या ऑब्जेक्टिव है? ये चाहते हैं कि अपने न्यू लेवल के कॉपरेशन को प्रमोट करें, जैसे रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े आपकी, ठीक है। कोस्टल शिपिंग, क्योंकि सारा ट्रेड वगैरह आपका कोस्टल एरिया से बहुत अच्छे से हो जाता है, चीप तरीके से हो जाता है। मतलब ये जो आप समुद्री रास्ते से जो आप व्यापार करते हो ना, थोड़ा सस्ता पड़ता है वो, ठीक है। सो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, मतलब हाँ ठीक है।
तटीय नौवाहन बोलते हैं इसको हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, वो यहाँ से देख लें। इसके अलावा स्पेस, अंतरिक्ष, एनर्जी, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म इन द बे ऑफ बंगाल रीजन, ठीक है, मतलब ये बे ऑफ बंगाल रीजन। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी ऐसी चीजें जो आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखेंगे, ठीक है। ज्योग्राफिकली लेवरेज, कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोशिश करती है कि लिंक क्रिएट करे बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, मतलब साउथ एशिया का साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ, मतलब और जो दायरा बड़ा हो जाए और अच्छे संबंध क्रिएट हो जाए, उसकी बात हो रही है। इसमें आप ये भी देखोगे कुछ कुछ डायरेक्ट आपको रिसोनेंस मिलेंगे इंडिया के एफर्ट, जैसे इंडिया कोशिश कर रहा है, वो बिल्ड कर रहा है क्या, ग्रेटर रीजनल इकोनॉमिक एंगेजमेंट। धीरे धीरे इंडिया अपने इकोनॉमिक एंगेजमेंट को बढ़ा रहा है। आप देखोगे उसकी पार्टनरशिप बढ़ रही है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा रीजन है उसकी पार्टनरशिप किसके साथ बढ़ रही है, साउथ ईस्टर्न इकोनॉमिक्स के साथ, इकोनॉमीज के साथ। सो कहने का मतलब क्या है कि ये आपस में बढ़िया लिंक क्रिएट कर रहे हैं, इनका ट्रेड बढ़िया चल रहा है। सो धीरे धीरे ऐसे ही तो आपके रिलेशन बिल्ड होते जाएंगे। और सीधी सी बात है यार, आप इकोनॉमिकली रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, पॉलिटिकली ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाते हैं। जब ये होता है तो सोशल कल्चर इंपैक्ट अपने आप आ जाता है, तो धीरे धीरे चीजें आपकी बढ़िया होती जाती हैं। स्कोप डायरेक्ट कनेक्टिविटी का, डायरेक्टली आप कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। एंटी इंसर्जेंसी कॉपरेशन, पोटेंशियल एक्सेस टू एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब जो जो आपको लगे कि भाई साहब आप अपने प्लेटफॉर्म एक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। सो इंडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने अपना रिन्यू किया इंटरेस्ट किसमें, बिम्स्टेक में। उन्होंने ये चीज देखी कि हाँ भाई, इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा मतलब अपने फॉरेन पॉलिसी में एफर्ट डालने पड़ेंगे यहाँ के लिए, क्योंकि हमारे साथ क्या है, जैसे हम नेबरहुड फर्स्ट, ये वो वाली बात हो गई। आपके पास दो ऑप्शन है, आप जैसे आप इस गली में रह रहे हो, ये आपका घर है, ठीक है, और यहाँ ये 3-4 गली छोड़कर यहाँ कुछ घर हैं, ठीक है। सो सबसे पहले काम कौन आएंगे, जो आपके नेबर वाले घर है, ठीक है। सो आप कोशिश करोगे कि नेबरहुड वाले घरों के साथ आप अपने रिलेशन अच्छे बनाओ। सो एक बात बताओ, कोशिश क्या रहेगी कि पहले यहां से मदद मिलेगी, यहां आके मदद मिलेगी। सबसे पहले मदद तो आपको नेबर ही पहुंचा सकता है ना आपका। आधी रात को कोई परेशानी होगी, जो 4 गली से उठ के आएगा आपको मदद करने, और एक होगा जो पड़ोस से ही तुरंत निकल के आ जाएगा। सो इंडिया हमेशा नेबरहुड फर्स्ट की बात करता है, ठीक है, कि भाई पड़ोस पहले है। उसके बाद फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करता है कि भाई देखेंगे नहीं खाली, पूर्व की तरफ रिलेशन बनाएंगे अपन बढ़िया वाले, ठीक है। सो इसकी बात हुई। एक और बात है, ये ब्रिक्स बिम्स्टेक की आउटरीच समिट हुआ आपका अक्टूबर 2016 में गोवा में। यहाँ पे आपके काफी लीडर्स आए जिन्होंने स्ट्रांगली अपने आप को मतलब रिप्रेजेंट किया अपनी अपनी कंट्री को, और इफेक्टिव तरीके से काफी प्लेज हुई कि हाँ भाई हम कनेक्टिवली वर्क करेंगे एक दूसरे के साथ, कलेक्टिवली मतलब मिलजुल कर, है ना, कॉपरेशन करेंगे। 20th एनिवर्सरी अगर आप देखोगे इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने डिस्क्राइब किया बिम्स्टेक को क्या, नेचुरल प्लेटफॉर्म है ये। कहते हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा ना प्राकृतिक मंच है हमारे लिए, क्योंकि इसी की वजह से क्या है, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो मार्च 2017 में आप देखोगे इंडिया ने ऑर्गेनाइज की थी एक आपकी मीट थी, छोटी सी मीटिंग थी बिम्स्टेक की नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स इन न्यू दिल्ली। सो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, बहुत क्रूशियल है ये सारी चीजें, राइट। सो आप ये लिख के आएंगे। इसके अलावा ये अलाउ करता है इंडिया को क्या, कि ये लीडरशिप का रोल प्ले करें बेस्ड ऑन प्रमोटिंग कॉग्नेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर द रीजन अंडर द कलेक्टिव विजन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल। देखो एक बात और है कि इंडिया खाली ये नहीं कहता कि हमें अपना डेवलपमेंट करना है, वो कह रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल, मतलब हमें ऐसी चीजें प्रमोट करनी है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हो, मतलब सबका काम हो, सबके आर्थिक हितों का बढ़ावा हो, ठीक है। हर कोई मिलकर क्या करे, विकास करे और वृद्धि करे। सो यहाँ सबकी बात हो रही है। मेजर कनेक्टिविटी अगर आप देखोगे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे सब रीजन वाले की, सब रीजन आपस में कनेक्टेड हो। सो इंडिया एक लीडिंग कंट्री की तरह काम करता है बिम्स्टेक में, ठीक है। बहुत सारे बायलैटरल और ट्राइलैटरल प्रोजेक्ट होते हैं। बायलैटरल मतलब जहां पर 2 एंटिटी शामिल होती हैं, ठीक है। ट्राइलैटरल मतलब जहां पर 3 होती हैं। इवन मल्टीलैटरल समझते हो, जहां पर इससे भी ज्यादा हो। तो बहुत सारे वेरियस स्टेजेस हैं जहां पर आप डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काम कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी परियोजना चल रही हैं इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, ठीक है। और स्पेशली किस सेक्टर में कर रहे हो, रोड में और रेलवे कनेक्टिविटी में, क्योंकि जितने ज्यादा रोड कनेक्ट होंगे, रेलवे कनेक्ट होगी, उतने ज्यादा ही व्यापार बहुत बढ़िया तरीके से हो पाएगा। सही बात है। इसके अलावा इन द टर्म ऑफ नेपाल और भूटान, इसमें देख लो दोनों लैंडलॉक कंट्री हैं, ठीक है, बट बिम्स्टेक होल्ड्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ एनहांस्ड कनेक्टिविटी। बट ये देख लो बिम्स्टेक से जुड़ी हुई है तो कनेक्टिविटी भाई सब अपने आप एनहांस हो जाएगी, अपने आप बढ़ रही है, संभावनाएं बढ़ रही हैं, ठीक है। श्रीलंका के लिए देख लो बिम्स्टेक एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, क्योंकि ये पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी के साथ इसको जोड़ रहा है, तो एक बढ़िया अवसर दे रहा है इसको, ठीक है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, आप यहाँ देख लो ट्राइलेटरल हाईवे, ठीक है। आप इसमें ये ब्लू लाइन से आपको दिखेगा भी, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, जिस तरीके से जा रहा है आपका। सो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये मेजर रोल प्ले कर रहा है।
इससे बूस्ट हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, ट्रेड और कॉमर्स काफी बढ़ रहा है, ठीक है। किसके साथ, एशियन कंट्री के साथ भी, क्योंकि आप एशियन कंट्रीज को नहीं भूल सकते इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ भी तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जो मिलकर काम कर रही हैं, ठीक है। बिम्स्टेक हो गया, ये भी सब रीजनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। सो आप ये देखोगे किस तरीके से लुक ईस्ट काम करना शुरू कर रहा है, ठीक है। थाईलैंड्स लुक ईस्ट वेस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, कहने का मतलब ये कि लुक ईस्ट के साथ आप लुक वेस्ट की तरफ भी ध्यान दे रहे हो। हम कभी ऐसा नहीं कर सकते ओनली एक तरफ ध्यान देंगे, हमें सारी तरफ ध्यान देना होगा धीरे धीरे करके, है ना। कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहां नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, मतलब सारे तो डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है पूरी दुनिया में भाई, बहुत सारी जगहों पर अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट है आपकी, ठीक है। बट स्टिल आपके उनके साथ रिलेशन ऐसे हैं कि आप रेलिवेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो, जहां जहां जरूरत है उनके साथ सब रीजनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिकली आप वर्क कर रहे हो, मतलब राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में कहते हैं ना एक आवश्यक रोल प्ले जो कर रहे हैं वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप अगर आप समरी देखोगे, सो बैलेंस ऑफ पावर बहुत ज्यादा जरूरी है जिसको मेंटेन करने की जरूरत है एशिया में। इसके अलावा ये बात समझ लो कि ये बहुत क्रूशियल मेजर रोल प्ले करता है जो नए नए इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जिन्होंने मतलब बहुत सारा बर्दाश्त किया, किसी ना किसी की कॉलोनी रहे और उसके बाद क्या हुआ, नए स्टेट बन के आए। सो उनके लिए चॉइस हो जाती है कि भाई किस तरीके से उनको रहना है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि वो अपना जो रोल है वो सिग्निफिकेंट तरीके से मतलब अदा करें, प्ले करें, ठीक है। इसके अलावा जो भी इश्यूज और चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करें। मेजर डिस्प्यूट हमें पता है कि इंडिया का हमारा मतलब रहा है काफी चाइना के साथ, इसके साथ साथ पाकिस्तान भी आप ऐड कर सकते हो क्योंकि पाकिस्तान के साथ मेजर डिस्प्यूट रहे हैं, ठीक है। पर हम हमेशा वर्क करते हैं पीस एंड एग्रीमेंट के ऊपर, मतलब इंडिया ने जैसे बेस्ट एग्जाम्पल पंचशील कब किया था, 29 अप्रैल 1954, ठीक है, ये आप लिख लेना जरूर से, ठीक है। 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में हुआ, हमने भले ही पीस एग्रीमेंट किया बट स्टिल वही वाली बात है कि वॉर तो तब भी हो गई थी, तो आप पर कोशिश तो आप तब भी करते रहोगे, सही बात है। पाकिस्तान के केस में देख लो, हम फेल हो जाते हैं कई बार, ये हार्श रियलिटी है कि हम अपनी साइड से बहुत कोशिश करते हैं बट चीजें नहीं हो पाती। पार्टीशन हुआ, कोशिश की थी रोकने की पर नहीं रुक पाया, ठीक है। पॉलिटिकल डोमेस्टिक सपोर्ट बहुत ज्यादा था इन सब चीजों में। इसका जो प्रमोशन है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, मतलब कहते हैं ना अनलिमिटेड तरीके से इफेक्ट कर रहा है। सो ये सारी चीजें हैं जिसको आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। पर ये वाली बात भी सही है कि सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी स्टेट टू दीज चैलेंजेस इन इंडिया हैज बीन वेरी वेल फेस्ड एंड पुश्ड बैक विद द करेज ऑफ इंडियन मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस। ये वो वाली बात है कि किसी भी तरीके से देख लो आप कि हमारी जो इंडियन मिलिट्री है, इंटेलिजेंस है, वो कंटिन्यूस चीज का सामना कर रही है आज भी। और इसके अलावा आप देखोगे इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा दिखती है हमें, इसका इफेक्ट डेमोग्राफी पे होता है, इकोनॉमी पे होता है, मतलब ये सारी की सारी चीजें पता है। इसके अलावा आप देखोगे हमारी नेशनल सिक्योरिटी है ना, इसके अलावा हमारी कौन सी सिक्योरिटी थी, इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारी चीजें हैं जिसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारी। इसके अलावा हम डिटरमाइंड हैं कि हम सॉल्व करें अपने बॉर्डर इश्यूज को अपने नेबरिंग स्टेट के साथ, ठीक है। मिलिट्री, लोकल पुलिस, हमारे जो हमारी जो फ्रंट लाइन फोर्सेज हैं, है ना, आप उनको बेटर तरीके से क्या करते हो, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराते हो, उनकी ट्रेनिंग्स कराते हो, तो उनको प्रॉपर सपोर्ट देते हो सो दैट वो काम कर पाए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोक पाए, इलीगल माइग्रेशन, रेफ्यूजी क्राइसिस है ना, उस पर काम हो पाए आपका। सो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है और दिया भी जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप कंक्लूजन में अगर देखोगे, सो जोग्राफिकली अगर साइज देखोगे इंडिया का, सो देखो वास्ट है, बड़ा है, ठीक है। इकोनॉमिकली इंडिया काफी ग्रो कर रहा है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत रखता है, ग्रोइंग मिलिट्री स्ट्रेंथ, कहने का मतलब है इंडिया की धीरे धीरे आप देखोगे मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी बढ़ती जा रही है, हाई पोटेंशियल है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात कि हमारे जो लीडर हैं इस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने बिलीफ को, इंडिया विल बिकम अ वर्ल्ड लीडर इन नियर फ्यूचर। वो कहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड लीडर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि इन्होंने विकसित भारत का सपना देखा है, मतलब डेवलप्ड का, है ना, डेवलप्ड इंडिया का सपना देखा है। सो वो कब तक की बात हो रही है, 2047 की, मतलब हम डेवलप्ड में आ जाएंगे, अभी हम डेवलपिंग में आते हैं। सो मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं ऐसी इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ की फॉरेन पॉलिसी देखोगे, हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रखते हैं, जियो पॉलिटिकल रिलेशन अपने स्टैब्लिश करते हैं, एशिया पैसिफिक इन पर्टिकुलर आप एशिया को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करने पर ध्यान देते हो, शुरू से ही आपने शिफ्ट किया है अपने आप को ईस्ट से टूवर्ड्स एशिया पैसिफिक हैज इमर्ज्ड एज अ वन ऑफ द डोमिनेंट थ्रेट ऑफ पावर पॉलिटिक्स। क्योंकि ये बात सही है कि एक कहते हैं ना कि खतरे हमारे सामने बहुत आते हैं बट आपको शिफ्ट करना बहुत जरूरी है अपनी पॉलिसी को अकॉर्डिंगली, सो हमने शिफ्ट किया है। इसके अलावा आप ये देखोगे
कि जो हमारी मेन चीज़ें जैसे लिबरल इकोनॉमी हो गई आपकी, हमने ऐसे ऐसे मॉडल्स को अपनाया है टाइम के हिसाब से कि आप ग्रो कर पाओ। जैसे हमने बहुत सीवियर ग्रो किया है इंडस्ट्रीज़ में, आईटी सेक्टर में, है ना। और हमारा जो कंज्यूमर मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री आप ये देख रहे हो, हम वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट स्टेट में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मिलिट्री बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप एक चीज़ और देख सकते हो इसमें कि हमारी जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ना, सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप ये देखोगे कि ये इंडिया में ग्लोबल, मतलब इंडिया एक एज अ ग्लोबल इंपॉर्टेंस की तरह बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, समझ रहे हो। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इंडिया सेंट्रल पोजीशन रोल, मतलब सेंट्रल पोजीशन का रोल प्ले कर रहा है, सेंट्रल पोजीशन में है साउथ एशिया में, और जिसको नेचुरली सुपर पावर माना जाता है कि हाँ ये बहुत इमेंस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैं बता देती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है ना, आप ना इसको लिख सकते हो, लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना। ये आपकी 1991 में आई थी, ठीक है, ये वाली बात सही है। और एक और बात है, इसको इनिशिएट किसने किया था, आपके नरसिम्हा राव थे उस टाइम पे जो पीएम थे, ठीक है। सो एन राव लिख दूं, आप समझ जाना, ठीक है, नरसिम्हा राव। फिर इसको चेंज किया गया 2014 में, किसके द्वारा, आपके पीएम थे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। सो उन्होंने किसकी बात करी, उन्होंने क्या कहा कि एक्ट ईस्ट की बात करते हैं अपन, ठीक है। सो जब आप ये पॉलिसी लिखोगे ना, तो आप ये नाम वगैरह ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो, सो दैट आंसर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। सो आप इसको ऐड कर लेना अपने पॉइंट्स में। इसके अलावा ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो गई, 2 पार्ट में हुई है हमारी, पार्ट 1 पार्ट 2। सो आप इसको देख के अच्छे से नोट मेकिंग कर लेना, ठीक है। बाकी बहुत जल्दी 4th भी कंप्लीट कर देंगे। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। 5000 का टारगेट है अपना, पहुंचा दो मस्त, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बिना कहे, ठीक है। और बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय।